अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में होल्ड डाउन टाइमर के हवाले से डिस्कस करेंगे कि होल्ड डाउन टाइमर क्या होता है और ये किस तरह से वर्क करता है। राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में अगर हम टाइमर्स को डिस्कस करें तो हमारे पास टोटल 4 तरह के टाइमर्स होते हैं: अपडेट टाइमर, इनवैलिड टाइमर, फ्लश टाइमर और होल्ड डाउन टाइमर। इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ जो हैं, अपडेट टाइमर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 30 सेकंड, इनवैलिड टाइमर 180 सेकंड, फ्लश टाइमर 240 सेकंड और होल्ड डाउन टाइमर 180 सेकंड्स। ये इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगर्ड होती हैं। तो ये टाइमर्स राउटिंग इन्फॉर्मेशन को अपडेट करने, मेंटेन करने और राउट्स किस तरह से कितनी देर बाद हमने भेजने हैं और कौन सा राउट हमने फ्लश आउट करना है, इन तमाम इंफॉर्मेशंस को मेंटेन करने के लिए ये टाइमर्स जो हैं ये बनाए गए हैं। राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल में अगर हम होल्ड डाउन टाइमर के हवाले से डिस्कस करें तो होल्ड डाउन टाइमर बेसिकली राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल में कैसे काम करता है कि वो राउट्स जो राउटर दूसरे राउट से रिसीव कर रहा होता है, वो उन राउट्स को अगर वो लिंक डाउन हो जाए तो वो उन राउट्स को वहाँ से रिसीव करना बंद कर देगा। अब इट्स पॉसिबल कि वो राउट्स राउटर R2 को कहीं और से भी रिसीव हो रहे हों तो राउटर R2 उन्हें रिसीव नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, इस केस में हम देखते हैं राउटर R1 और R2 के दरमियान राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल चल रहा है और राउटर R1 इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहा है राउटर R2 को। अब लेट्स से कि राउटर R1 और R2 के दरमियान ये लिंक डाउन हो गया है, तो ये लिंक डाउन हो जाएगा तो राउटर R2 को R1 से कोई मैसेजेस रिसीव नहीं होंगे क्योंकि ये लिंक डाउन हो चुका है। तो राउटर R2 अपने पास एक होल्ड डाउन टाइमर रन करेगा जिसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 180 सेकंड है। वो 180 सेकंड्स तक राउट्स को किसी दूसरे से रिसीव नहीं करेगा। वो ये तसव्वुर करेगा कि ये लिंक जो है हो सकता है ये फ्लैप हुआ है और अगर ये फ्लैप हुआ है तो ये लिंक दोबारा अप होगा, तो ये राउटर जो है इसी लिंक से उन राउट्स को दोबारा अपडेट करेगा। वो वेट करता है होल्ड डाउन टाइमर के लिए जिसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 180 सेकंड है। अगर 180 सेकंड तक ये लिंक अप नहीं हुआ तो राउटर R2 को वो राउट या तो एंट्री डिलीट कर देगा, फ्लश आउट कर देगा राउटिंग टेबल में से, अदरवाइज वो दूसरे लिंक से अगर वो राउट्स रिसीव हो रहे हैं तो वहाँ से राउट को रिसीव करेगा। अब यहाँ पे इस केस में अगर हम देखा जाए राउटर R1 और R2 के सिनेरियो में, तो यहाँ पे होल्ड डाउन टाइमर का इम्पैक्ट जो है वो हमें विजिबल नहीं है। तो इसके लिए हमें एक टपोलॉजी बनानी पड़ेगी। तो अगर हम टपोलॉजी को डिस्कस करें तो हमारे पास ये एक टपोलॉजी है। इसमें राउटर R1, R2 और R3 ये 3 राउटर्स हैं जिनके दरमियान राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल रन हो रहा है। राउटर R1 के साथ ये होस्ट A कनेक्टेड है, राउटर R2 के साथ होस्ट B कनेक्टेड है। अब राउटर R1 के साथ ये जो होस्ट कनेक्टेड है इसका राउटर R2 के पास मैट्रिक वैल्यू 1 के साथ रिसीव होगा। क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है राउटर R1 के साथ तो R1 पे इसकी मैट्रिक वैल्यू 0 होगी, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड राउट्स की मैट्रिक वैल्यू 0 होती है। राउटर R1 जब इनको सेंड करेगा राउटर R2 को तो मैट्रिक वैल्यू 1 हो जाएगी। इसी तरह ये राउटर R1 जब राउटर R3 को शेयर करेगा और R3 से देन R2 को शेयर करेगा तो इनकी मैट्रिक वैल्यू जो है राउटर R1 से R3 पे मैट्रिक वैल्यू 1 और R3 से R2 पे मैट्रिक वैल्यू 2 हो जाएगी। तो यूं राउटर R2 के पास सेम राउट 2 जगह से रिसीव हो रहा है। एक तरफ से उसकी मैट्रिक वैल्यू 1 है, दूसरी तरफ से उसकी मैट्रिक वैल्यू 2 है। मैट्रिक वैल्यू चूंकि कॉस्ट होती है तो इसका मतलब ये है कि मिनिमम कॉस्ट जो है वो ज़्यादा अच्छी होती है। तो मैट्रिक वैल्यू 1 जो है ये हाई या ये प्रेफर्ड राउट होगा। तो राउटर R2 मैट्रिक वैल्यू 1 वाले राउट को अपने राउटिंग टेबल में ऐड करेगा जबकि दूसरे राउट को राउटिंग टेबल में ऐड नहीं करेगा। अब हो सकता है कि राउटर R1 और R2 के दरमियान ये लिंक जो है ये डाउन हो जाए। अब इस केस में राउटर R1 से जो राउट जा रहा है राउटर R2 को विद मैट्रिक वैल्यू 1, राउटर R2 ने उसको एक्सेप्ट किया है, उसको बेस्ट करार दिया है और राउटिंग टेबल में ऐड किया है। इस कंडीशन में अगर राउटर R1 और R2 के दरमियान लिंक डाउन हो जाए तो राउटर R2 को अपडेट्स मिलना बंद हो जाएंगी राउटर R1 से, जो हर 30 सेकंड्स बाद अपडेट टाइमर की वजह से मिल रही थी।
तो राउटर R2 को वो अपडेट्स जब राउटर R1 से मिलना बंद होंगी तो राउटर R2 ये तसव्वुर करेगा कि हो सकता है कि राउटर R1 के साथ ये लिंक या तो फ्लैप हुआ है या ये डाउन हो चुका है। इसी वजह से राउटर R2 को वो इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। तो राउटर R2 अपने पास ये जो राउट की एंट्री है इसको इनवैलिड करार दे देगा और अपने पास एक होल्ड डाउन टाइमर रन करेगा। ये होल्ड डाउन टाइमर जो है राउटर तब तक रन करेगा जब तक कि ये एक्सपायर नहीं हो जाता, और होल्ड डाउन टाइमर जब तक रन हो रहा है राउटर R2 ये दूसरी तरफ से जो राउट मिल रहा है उसको अपडेट नहीं करेगा। राउटर R2 होल्ड डाउन टाइमर के लिए होल्ड डाउन टाइमर जब तक एक्सपायर नहीं हो जाता वेट करेगा कि हो सकता है कि ये लिंक जो डाउन हुआ है ये अप हो जाए, पॉसिबिलिटी है कि ये लिंक फ्लैप हुआ है। लेकिन अगर होल्ड डाउन टाइमर जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू 180 सेकेंड है अगर ये एक्सपायर हो जाए तो राउटर R2 होल्ड डाउन टाइमर के एक्सपायर होने के बाद ये जो दूसरी तरफ से राउट मिल रहा है उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो यूं होल्ड डाउन टाइमर जो है वो ऑपरेट कर रहा होता है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में। लेकिन एक चीज याद रखें कि राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में जो दो टाइमर्स हैं होल्ड डाउन टाइमर और फ्लश टाइमर, इन दोनों टाइमर में से अगर कोई भी टाइमर एक्सपायर हो जाए तो राउटर जो है दूसरी तरफ से राउट को एक्सेप्ट कर लेगा। अब होल्ड डाउन टाइमर की वैल्यू 180 सेकेंड है, फ्लश टाइमर की वैल्यू 240 सेकेंड है। लेकिन फ्लश टाइमर जो है ये स्टार्ट में ही रन होता है, लेकिन होल्ड डाउन टाइमर जो है ये इनवैलिड टाइमर के बाद रन होता है, जिसे अभी हम डिस्कस करते हैं। तो फ्लश टाइमर बेसिकली होल्ड डाउन टाइमर से पहले ही एक्सपायर हो जाता है। डिफॉल्ट वैल्यूज को अगर हम देखें तो फ्लश टाइमर होल्ड डाउन टाइमर से पहले एक्सपायर हो जाएगा, और जब फ्लश टाइमर एक्सपायर होगा तो राउटर R2 जो है ये दूसरी तरफ से मिलने वाली एंट्री को एक्सेप्ट कर लेगा। तो यूं होल्ड डाउन टाइमर या फ्लश टाइमर इन दोनों में से कोई भी टाइमर अगर एक्सपायर हो जाए तो दूसरी तरफ से आने वाली एंट्री एक्सेप्ट हो जाती है। अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज टाइमर्स के हवाले से हम डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास जो चार टाइमर्स हैं अपडेट टाइमर, इनवैलिड, होल्ड डाउन और फ्लश टाइमर, इनकी डिफॉल्ट वैल्यूज को अगर हम डिस्कस करें तो अपडेट टाइमर 30 सेकेंड, इनवैलिड टाइमर 180 सेकेंड, होल्ड डाउन टाइमर 180 सेकेंड और फ्लश टाइमर 240 सेकेंड। तो अपडेट टाइमर टी टाइम 0 सेकेंड से स्टार्ट होता है। इसकी वैल्यू जो है वो 30 सेकेंड होती है। तो हर 30 सेकेंड्स के बाद ये अपडेट टाइमर जो है वो दोबारा से 0 से काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। अब इसी 0 टाइम से ही इनवैलिड टाइमर स्टार्ट होता है जिसकी वैल्यू है 180 सेकेंड। तो इनवैलिड टाइमर यानी कि अपडेट टाइमर अगर 30 सेकेंड्स तक अपडेट नहीं आई तो 30 सेकेंड से ही आगे ये इनवैलिड टाइमर रन कर रहा होता है और ये 180 सेकेंड्स तक टोटल जाएगा। अब यहां पे ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जो होल्ड डाउन टाइमर जिसकी वैल्यू 180 सेकेंड है ये बेसिकली इनवैलिड टाइमर के बाद रन होता है। होल्ड डाउन टाइमर स्टार्ट से ही रन नहीं होता, ये बेसिकली इनवैलिड टाइमर के एक्सपायर होने के बाद 180 सेकंड के एक्सपायर होने के बाद ये रन होता है 180 सेकंड्स के लिए। तो इस तरह होल्ड डाउन टाइमर जो है इसकी जो अगर टोटल वैल्यू देखें तो ये हमारे पास 0 से ये 360 सेकंड्स बन जाती है। तो यानी कि 6 मिनट के बाद होल्ड डाउन टाइमर का इंपैक्ट जाके खत्म होगा। लेकिन फ्लश टाइमर को अगर हम डिस्कस करें तो फ्लश टाइमर चूंकि स्टार्ट में ही रन होता है तो वो 240 सेकंड्स तक उसकी फ्लश टाइमर जो है वो एक्सपायर हो जाता है। तो यूं अगर हम आइडिया लगाएं, होल्ड डाउन टाइमर की वैल्यू बेशक कम है, फ्लश टाइमर की वैल्यू बेशक ज्यादा है, लेकिन चूंकि होल्ड डाउन टाइमर इनवैलिड टाइमर के बाद रन होता है इस वजह से फ्लश टाइमर जो है वो होल्ड डाउन टाइमर से पहले ही एक्सपायर हो जाता है। और यही वजह है कि फ्लश टाइमर जब एक्सपायर होगा तो राउटर जो है वो दूसरी तरफ से आने वाली एंट्री को एक्सेप्ट कर लेगा, जैसा कि हमने पहले देखा। तो अब इस केस में क्या होगा, बाय डिफॉल्ट वैल्यूज को अगर हम डिस्कस करें तो फ्लश टाइमर होल्ड डाउन टाइमर से पहले ही एक्सपायर हो जाएगा। तो जैसे ही फ्लश टाइमर एक्सपायर होगा राउटर R2 इस एंट्री को जो दूसरी तरफ से मिल रही है उसे एक्सेप्ट कर लेगा। अब होल्ड डाउन टाइमर के इंपैक्ट को देखने के लिए जो हम लैब करेंगे उस लैब में हम होल्ड डाउन टाइमर की वैल्यू को इस तरह से सेट करेंगे कि हम लो होल्ड डाउन टाइमर का इंपैक्ट देख सकें। तो इस लैब में
हम वैल्यूज़ ये सेट करेंगे। अपडेट को हम 10 सेकेंड्स, इनवैलिड को 30 सेकेंड, होल्ड डाउन टाइमर 30 सेकेंड्स और फ्लश आउट टाइमर 120 सेकेंड्स। तो फ्लश आउट टाइमर की वैल्यू हम ज़्यादा कर देंगे होल्ड डाउन टाइमर से, और होल्ड डाउन टाइमर की वैल्यू हम 30 सेकेंड्स से। लेकिन चूंकि ये इनवैलिड टाइमर के बाद रन होता है, तो अब इनवैलिड टाइमर भी 30 सेकेंड्स है, तो टोटल 1 मिनट, 60 सेकेंड्स या 1 मिनट बाद होल्ड डाउन टाइमर का इंपैक्ट खत्म हो चुका होगा, जबकि फ्लश टाइमर अभी तक एक्सपायर नहीं हुआ होगा। तो हम होल्ड डाउन टाइमर का इंपैक्ट देख सकते हैं। अब यहां पे हमने फ्लश टाइमर जो है इसकी वैल्यू को काफ़ी ज़्यादा रखा है, और उसकी एक रीज़न ये भी है कि अगर हम इसकी वैल्यू क्लोजेस्ट टू ये होल्ड डाउन टाइमर रखें तो हमें इंपैक्ट देखने में डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये 60 सेकंड्स का मतलब पूरे 60 सेकंड्स नहीं है। प्रैक्टिकली ये 50 टू 70 सेकंड्स भी हो सकते हैं। जैसा कि हमने अपडेट टाइमर में भी देखा कि अपडेट टाइमर बाय डिफॉल्ट 30 सेकंड्स होता है, लेकिन वो 25 से 35 सेकंड्स के दरमियान वो कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो इस तरह हमने फ्लश टाइमर की वैल्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा रखी है, ताकि उसके इम्पैक्ट को हम अंदर ना ला सकें। होल्ड डाउन टाइमर 1 मिनट पे एक्सपायर हो जाएगा। 1 मिनट के अराउंड कम या ज़्यादा हो सकते हैं। हम देखेंगे कि होल्ड डाउन टाइमर का इम्पैक्ट ख़त्म हो चुका होगा। राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल की इस लैब में हम होल्ड डाउन टाइमर के हवाले से डिस्कस करेंगे। अगर हम टोपोलॉजी को डिस्कस करें तो टोपोलॉजी में हमारे पास 3 राउटर्स हैं, राउटर R1, R3 और R2। इन तीनों राउटर्स के दरमियान राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल वर्जन 2 चल रहा है। राउटर R1 और R4 के दरमियान हमने OSPF चलाया हुआ है, और इस OSPF के राउट्स को हमने रीडिस्ट्रीब्यूट किया है राउटर R1 पे, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में। तो ये OSPF का राउट R4 से, ये जो 4.4.4.4 का राउट है, ये R1 में रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में, और ये R1 से R2 पे जाएगा, और R1 से R3 और देन R2 पे जाएगा। तो ये राउट R1 से R2 पे, इसके दरमियान सिर्फ एक हॉप है R1, लेकिन ये राउट जब R1, R3 और R2 पे जाएगा तो अब इस राउट और R2 के दरमियान 2 हॉप हैं, R1 और R3। या हम इसे इस तरह भी देख सकते हैं कि राउटर R1 से R2 डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये जस्ट 1 हॉप अवे है, लेकिन R1, R3 और R4 ये 2 हॉप अवे है। तो बेस्ट पाथ जो है वो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के केस में R1 से R2 बनेगा। राउटर R1 की अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, पाइपलाइन, सेक्शन, राउटर, रिप। तो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में हमने OSPF को रीडिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। हमने डिफॉल्ट मैट्रिक 10 यूज की है। OSPF के अगर हम राउट को देखें, शो IP राउट OSPF, तो OSPF का राउट 4.4.4.4 यहाँ पे मेट्रिक वैल्यू 2 के साथ रिसीव हो रहा है, लेकिन जब हमने राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में इसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया तब हमने डिफॉल्ट मेट्रिक 10 यूज किया। तो यूं अब ये 10 राउटर R2 पे ये शो IP राउट, तो यहाँ पे ये 4 का नेटवर्क जो है ये 10 मेट्रिक वैल्यू के साथ हमें रिसीव हो रहा है। तो शो IP राउट 4.4.4.4, तो ये राउट हमें मेट्रिक वैल्यू 10 के साथ रिसीव हो रहा है, लेकिन ये राउट R3 की जानब से ये मेट्रिक वैल्यू 11 के साथ रिसीव हो रहा होगा, क्योंकि राउटर R3 पे अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखें, शो IP राउट रिप, तो यहां पे ये 4 का राउट जो है ये 10 के साथ यहां पहुंचा, और देन यहां से आगे R2 पे ये 11 मैट्रिक वैल्यू के साथ रिसीव होगा। तो राउटर R2 जो है वो ये जो R1 की तरफ से राउट रिसीव हो रहा है उसको प्रेफर करार देगा। तो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में हम OSPF के राउट को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। राउटर R1 से ये राउटर R2 पे पहुंचेगा, और राउटर R1 से R3 और देन R2 पे। तो प्रेफर्ड जो पाथ होगा वो राउटर R1 से R2 का होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो अब हम यहाँ पे हमारे पास जो टाइमर्स हैं वो डिफ़ॉल्ट सेट हैं। राउटर R1 पे अगर हम देखें शो IP प्रोटोकॉल, तो यहाँ पे हमारे पास जो रिप है उसकी हमारे पास अपडेट टाइमर 30 सेकेंड्स, होल्ड ऑन टाइमर 180 सेकेंड्स,
फ्लश टाइमर 240 और इनवैलिड टाइमर 180 सेकेंड्स। इसी तरह राउटर R2 पे अगर हम देखें शो आईपी प्रोटोकॉल, तो यहाँ पे भी हमारे पास अपडेट टाइमर 30 सेकेंड्स, होल्ड डाउन टाइमर 180 सेकेंड्स, फ्लश टाइमर 240 सेकेंड्स और इनवैलिड टाइमर 180 सेकेंड्स। और अगर हम राउट को देखें शो आईपी राउट 4.4.4.4, तो ये राउट हमारे पास रिसीव हो रहा है और ये अपडेट हो रहा है, अभी 4 सेकेंड्स अगो अपडेट हुआ है। तो ये टाइमर की वैल्यू, ये अपडेट टाइमर जो है ये 30 सेकेंड्स है, तो हर 30 सेकेंड्स के बाद ये अपडेट हो रहा होगा। और ये हमें 192.168.1.1 जो कि राउटर R1 है, तो राउटर R1 से ये हमें रिसीव हो रहा है 192.168.1.1 से, और 192.168.1.1 राउटर R1 है। अब हम राउटर R1 और R2 के दरमियान ये जो लिंक है इसको हम डाउन कर देते हैं। तो राउटर R1 पे ये GE 0/0 को हम डाउन करते हैं, इंटरफेस गीगाबिट 0/0 इसे हम शट डाउन कर देते हैं। और राउटर R2 पे अब हम शो आईपी राउट, तो ये हमारे पास 4.4 का जो राउट है ये अभी तक रिसीव हो रहा है और इसकी जो हमारे पास टाइमर है वो है 11 सेकेंड। इसको अगर हम एग्जैक्ट देखें तो ये अभी तक हमारे पास 21 सेकेंड्स पहले रिसीव हुआ था, ये अब 26 सेकेंड्स, 27 सेकेंड्स, 29 सेकेंड्स हम इसके टाइमर को अभी तक देख रहे हैं। और एक चीज़ याद रखें कि हमारे पास जो टाइमर्स हैं वो अभी तक डिफ़ॉल्ट सेट हैं। तो ये राउट अभी तक हमें 38 सेकेंड हो गए हैं और ये 192.168.1.1 यानी कि राउटर R1 की तरफ से ही ये राउट अभी तक राउटिंग टेबल में एंटर है। 46 सेकेंड हो चुके हैं, 50 सेकेंड्स हो चुके हैं, 54 सेकेंड्स, हर 30 सेकेंड्स बाद इसको अपडेट होना चाहिए था क्योंकि अपडेट टाइमर जो है उसकी वैल्यू 30 सेकेंड्स थी। तो अब ये 1 मिनट और 2 सेकेंड्स हो चुके हैं। अब यहाँ पे फ्लश टाइमर जो है उसने पहले एक्सपायर हो जाना है क्योंकि फ्लश टाइमर जो है उसकी वैल्यू जो है वो 240 सेकेंड्स है और हमारे पास जो इनवैलिड टाइमर 180 सेकेंड्स और होल्ड डाउन टाइमर भी 180 सेकेंड्स, जो कि टोटल 360 सेकेंड्स बनते हैं 6 मिनट। और जबकि हमारे पास जो फ्लश टाइमर है वो 240 सेकेंड्स, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे 240 सेकेंड्स के बाद ये एंट्री जो है वो अपडेट हो जाएगी। अभी तक ये हमें 192.168.1.1 से मिल रही है। 240 सेकेंड्स हमारे पास 4 मिनट बनते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे पहले इनवैलिड टाइमर जो है वो एक्सपायर होगा। इनवैलिड टाइमर जो है वो अभी तक एक्सपायर नहीं हुआ जिसकी वैल्यू 180 सेकेंड्स है। 180 सेकेंड्स हमारे पास 3 मिनट बनते हैं। तो अभी तक हमें ये राउट जो है, जबकि हम लिंक डाउन कर चुके हैं और ये 192.168.1.1 से रिसीव हो रहा है। टाइमर हमारे पास 2 मिनट और 11 सेकेंड, 3 मिनट पे हमारे पास ये राउट जो है वो इनवैलिड हो जाएगा और होल्ड डाउन टाइमर जो है वो रन होना शुरू हो जाएगा। 2 मिनट 24 सेकेंड्स, 2 मिनट 26 सेकेंड्स, 2 मिनट 28 सेकेंड्स, 2 मिनट 30 सेकेंड्स ये टाइम है हमारे पास। 2 मिनट 36 सेकेंड्स, 2 मिनट 39, 2:41, 2:43, 2:45, 2:47, 2:48, 2:50, इस टाइमर की हम बात कर रहे हैं। 2:55, 2:56, 2:58, 3 और अब ये इनवैलिड हो जाएगा। तो अब ये इनवैलिड हो चुका है और होल्ड डाउन टाइमर रन होना शुरू हो गया है। अब होल्ड डाउन टाइमर 180 सेकेंड से स्टार्ट हुआ है, लेकिन ये होल्ड डाउन टाइमर पूरा एक्सपायर नहीं हो पाएगा क्योंकि फ्लश टाइमर पहले ही एक्सपायर हो जाएगा। फ्लश टाइमर जो है उसकी वैल्यू 240 सेकेंड्स, तो फ्लश टाइमर जो है वो बेसिकली ये जब 5 मिनट पे जाएगा तो ये राउट जो है वो फ्लश आउट हो जाएगा और हमें दूसरी तरफ से जो राउट है वो मिलना शुरू हो जाएगा। अभी तक ये लास्ट अपडेट जो 192.168.1.1 जो कि राउटर R1 था। तो हमारे पास दोनों टाइमर चल रहे हैं। ये टोटल टाइम जो है वो 3 मिनट 39 सेकेंड्स और होल्ड डाउन टाइमर 141 सेकेंड्स जो है वो बकाया बचता है। होल्ड डाउन टाइमर जो है वो उलट चल रहा है 180 सेकेंड से
काउंट डाउन हो रहा है, 129 सेकंड्स पे आ चुका है। और उधर हमारे पास 3:55, 3:57, 3:59, तो ऑलमोस्ट 4 मिनट हो चुके हैं। हमारे पास ये राउट जो है 4 मिनट से जो है वो नहीं रिसीव हो रहा। तो राउटिंग टेबल से इसकी एंट्री डिलीट हो चुकी है, हम देख सकते हैं। तो हमारे पास ये राउट जो है वो अपडेट हो चुका है। तो अब अगर हम दोबारा देखें शो IP राउट 444, तो ये राउट अब हमारे पास जो है अपडेट हो चुका है। और अभी इसके कहाँ से रिसीव हो रहा है, 192.168.3.3 मैट्रिक, राउट मैट्रिक की वैल्यू 11। तो यूं हमारे पास ये राउट जो है जैसे ही फ्लश आउट हुआ वो राउट राउटिंग टेबल और रिप डेटाबेस से, तो वो अपडेट हो गया दूसरी साइड से। लेकिन ये होल्ड डाउन टाइमर एक्सपायर नहीं हुआ क्योंकि वो अभी रन हो रहा था, ये एक्सपायर हुआ फ्लश टाइमर। तो अब हम इस इंपैक्ट को जो है वो होल्ड डाउन के इंपैक्ट को देखने के लिए टाइमर्स की वैल्यू को सेट करेंगे। टाइमर्स की वैल्यू जो है वो हम सेट करते हैं। डिफॉल्ट टाइमर्स की वैल्यूज हमारे पास 30, 180, 180, 240 थी, जिसे अब हम चेंज करेंगे। तो राउटर R1 पे हम कॉन्फ़िग टर्मिनल, राउटर रिप, टाइमर बेसिक, हम टाइमर की वैल्यू सेट कर रहे हैं 10, 30, 30, 120। फ्लश टाइमर 2 मिनट और जबकि होल्ड डाउन टाइमर 30 मिनट। तो 1 मिनट के बाद होल्ड डाउन टाइमर एक्सपायर हो जाएगा। तो सेम जो है टाइमर बेसिक 10, 30, 120, इसे हम राउटर R2 पे भी कॉन्फ़िगर करेंगे। राउटर रिप, यहाँ पे हम ये सेम टाइमर कॉन्फ़िगर करते हैं। इसी तरह राउटर R3 पे भी हम तमाम राउटर्स पे हम सेम टाइमर सेट कर रहे हैं इम्पैक्ट को देखने के लिए। तो अब हम सबसे पहले जो हमने इंटरफेस डाउन की है, इंटरफेस गीगा इथरनेट 0x0, उसे हम नो शट कर देते हैं ताकि वो राउट जो है वो हमें प्रेफर्ड पाथ से रिसीव हो। राउटर R2 पे अब हम उस राउट को देखते हैं, शो IP राउट 4.4.4.4। अभी तक हमारे पास ये राउटर R3 से रिसीव हो रहा है। हम वेट करते हैं नेक्स्ट अपडेट का। तो जैसे ही नेक्स्ट अपडेट हमारे पास आई तो ये 192.168.1.1 ये हमें राउटर R1 की तरफ से रिसीव होना शुरू हो गया। और अब हमारे पास हम देखेंगे कि ये हर 10 सेकंड्स बाद, ये अभी हमारे पास 3 सेकंड्स है, 6 सेकंड्स, 7 सेकंड्स, 8 सेकंड्स, 9 सेकंड्स और 1 सेकंड हो गए। तो 9 सेकंड्स के बाद ये 1 सेकंड्स हो गए, यानी कि हर 10 सेकंड्स के बाद ये अपडेट हो रहा है। तो अब हम दोबारा से चेक करते हैं। हम कॉन्फ़िग टर्मिनल में इंटरफेस गीगा इथरनेट 0x0 को शट डाउन कर रहे हैं। हमने शट कर दिया है। राउटर R2 पे अब हम इस राउट को देखते हैं, शो IP राउट 4.4.4.4। तो हमारे पास ये पिछले 15 सेकंड 17 सेकंड से ये राउट रिसीव नहीं हो रहा। 21 सेकंड्स, 23, 24, 30 सेकंड्स के बाद ये इनवैलिड हो जाएगा क्योंकि इनवैलिड टाइमर हमने 30 सेकंड्स रखा है। 29, 31, तो अब ये इनएक्सेसिबल हो गया है। इनवैलिड टाइमर जो है वो इनवैलिड टाइमर ख़त्म हो चुका है और अब होल्ड डाउन टाइमर स्टार्ट हो गया है। 29 सेकंड्स, उसकी वैल्यू भी 30 सेकंड्स थी। तो फ्लश टाइमर की वैल्यू अब 2 मिनट है, लेकिन ये हम देख सकते हैं कि होल्ड डाउन टाइमर 60 सेकंड्स, 15 सेकंड्स, 13 सेकंड्स, तो किसी भी टाइम होल्ड डाउन टाइमर अब एक्सपायर हो जाएगा। 8 सेकंड, 7 सेकंड, 6 सेकंड, 4 सेकंड्स, तो होल्ड डाउन टाइमर जैसे ही एक्सपायर होगा ये राउट जो है ये ख़त्म हो जाएगा। 0 सेकंड है और ये राउट जो है अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये 0 सेकंड्स के बाद जैसे ही होल्ड डाउन टाइमर एक्सपायर हुआ ये 3.3 से दूसरे तरफ से ये हमें राउट जो है राउटिंग टेबल में ऐड हो गया। तो इस तरह से होल्ड डाउन टाइमर जो है ये मदद करता है ताकि राउट अगर फ्लैप्स हो रहे हैं तो होल्ड डाउन टाइमर की मदद से फ्लैपिंग के इम्पैक्ट को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये होल्ड डाउन टाइमर इस तरह जो है वो वर्क कर रहा होता है, जिसे हमने वेरीफाई किया कि राउटर R1 पे हमने इस इंटरफेस को डाउन किया तो ये राउट जो यहाँ से रिसीव हो रहा था प्रेफर्ड पाथ से, वो होल्ड डाउन टाइमर के एक्सपायर होने के बाद दूसरे पाथ से रिसीव होना शुरू हो गया। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमने देखी कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर सेटिंग्स की बात करें तो फ्लश टाइमर होल्ड डाउन टाइमर से पहले एक्सपायर हो जाता है। तो जैसे ही फ्लश टाइमर एक्सपायर होगा तो वो राउटिंग टेबल से एंट्री डिलीट हो जाएगी और दूसरे पाथ की तरफ से जो एंट्री आ रही है वो अपडेट हो जाएगी राउटिंग टेबल में।